सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11 के बच्चों के लिए जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं 2023 और 24 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए ई पाठशाला की तरफ से है। दोस्तों, हमारा चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी में बोलते हैं इसे चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर के लेक्चर सीरीज बहुत सारे पार्ट्स उसके आएंगे, तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस्ड है, समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे एनसीईआरटी में हमें क्या समझाने की कोशिश करी गई है। अगर आप कोई भी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे माई पाठशाला वेबसाइट पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारी वेबसाइट myepathshala.com जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम अकाउंट हमारा ईपी फैमिली देखने को मिलेगा, ई पाठशाला फैमिली शॉर्ट फॉर्म में। तो वहाँ पे आपको मिल जाती हैं चीज़ें। और अगर आप लोगों को हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, डेली अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमें पता है 2 बुक है हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहली बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। इस पॉलिटिकल थ्योरी की बुक के अंदर हम ज़्यादातर सिद्धांत बेस्ड सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम में भी हमें काम आती है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर थर्ड चैप्टर जिसे हम क्या कहते हैं संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें से थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा पूरी तरीके से चुनाव पे बेस्ड है। तो हम चुनाव पे जो चैप्टर बेस्ड है उसमें हम समझने की क्या कोशिश करेंगे। सबसे पहला पार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, चुनाव के अलग अलग तरीके। चुनाव में हमारे पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं कहूँ तो एफपीटीपी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम सर्वविधायक वोट से जीतने वाले लोग और उसके बाद समानुपातित प्रतिनिधित्व, 2 तरीके के इलेक्शन मोस्टली इस चैप्टर में दिखाए गए हैं। लेकिन इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे। देन आप समझेंगे कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके का इलेक्शन कराता है, तो यानी कि चुनाव प्रणाली की जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो किस प्रकार की है। और दूसरी हमें पता चलता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो होते हैं कहीं पर भी, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे ज़रूरी क्यों है कि बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, ऐसा कारण क्यों है, हमें ये भी समझना है। एंड देन उसके बाद हम समझेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म। कहने का मतलब चुनाव 1952 से हो रहे हैं, आज 2024-25 आने वाला है और उसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी भी चुनाव के अंदर धांधलीबाजी और वोटों को बेचना, टिकटों को खरीदना जैसी चीज़ें होती ही रहती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये चीज़ें हो रही है तो उनमें सुधार की क्या ज़रूरत है। तो ये एक पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ है जो हमें इस पूरी की पूरी बुक में देखने को मिलेगा। बट अब अगर मैं आपसे ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करूं कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या किसी भी देश में लोकतंत्र जो है चुनाव के बिना हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्शन किसी भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जहाँ पे भी बहुत बड़ा लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अगर बनाए रखनी है तो इलेक्शन होना ज़रूरी है। इलेक्शन होगा तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि किस तरीके से इलेक्शन में पूरी तरीके से जनता पार्टिसिपेट करेगी, जनता अपने नेताओं को चुनने की कोशिश करेगी, जनता अपने नेता को हटा भी सकती है। दैट इज़ वाई वो डेमोक्रेसी का पार्ट बना रहेगा। मतलब जिस कंट्री में जनसंख्या ज़्यादा है उधर के इलाकों के अंदर लोगों को कंट्रोल करने की जो पावर होनी चाहिए वो नेता के हाथ में होती है और जनता उनको चुनती है। तो ऑफ कोर्स हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्री में जो जनसंख्या है वो हमारे देश की है, तो क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है तो इलेक्शन होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इतना बड़ा लैंड मास जो है उसको कंट्रोल कौन करेगा, दैट इज़ वाई। अब यहाँ पे ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्टली पार्ट इन द मेकिंग ऑफ एवरी डिसीजन। अब लोग कहते हैं कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। आप सिंपल सा मतलब ये समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि अगर मुझे किसी देश के अंदर किसी बिस्किट का दाम, सोने का दाम, किसी शैम्पू का दाम, किसी मतलब पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, किताबों के दाम, सब्जियों के दाम अगर मुझे तय करने हैं तो बताओ क्या हम लोग डेली बेसिस पे सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होके ये चीज़ तय कर पाएंगे? दिस इज़ इम्पॉसिबल। कारण ये है कि डे टू डे लाइफ में सारे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इलेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं,
हम लोग वोट डालते हैं और हम लोग क्या कहते हैं अपने नेताओं को चुनते हैं, और वो इलेक्शन में जाके जब जीत जाते हैं तो उन पे डिसीजन मेकिंग का पावर उनके पास आ जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत का लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे नहीं चलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे चलता है। सिंपल सा मतलब समझना है कि डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती किसी भी डिसीजन के अंदर, वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए भारत का लोकतंत्र जो है वो इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ना ही कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो ऑफ कोर्स जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती, बट जनता डायरेक्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता अपने चुने हुए लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट करती है, यानी कि जो भी उनके नेता होते हैं। इसलिए दैट इज वाई हमारे लिए इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से लोकतंत्र दो तरीके का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें जनता इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। यानी कि भारत का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो इनडायरेक्टली है। कारण ये है कि जनता खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता अपने चुने हुए लोगों के थ्रू पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती है, इसलिए वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। अब डेमोक्रेसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरीके से होती है, जैसे मैंने बता दिया। सिटीजन डायरेक्टली अगर क्या कहते हैं सरकार की गवर्नमेंट बॉडी के अंदर कामकाजी सुविधाओं के अंदर या कामकाजी चीज़ों के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें तो डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे ग्राम सभा के इलेक्शन होते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं उसके अंदर, इसीलिए। दूसरा, अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल इन लार्ज कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन। बात वही होगी ना कि डायरेक्टली हम डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के अंदर ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे भारत देश के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, इसलिए किसी भी हमारे जैसे हमारे देश के अंदर हम जिनको चुनते हैं वो गवर्न करते हैं, और मतलब वही देश के प्रतिनिधि को समाज चलाते हैं, देश की प्रतिनिधित्व देखते हैं। और दूसरी बात, उनको चुनते लोग हैं, रिप्रेजेंट लोग करते हैं, इसी वजह से। तो अब मैं कह सकता हूँ द रोल ऑफ द सिटीजन इज रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है, जैसे जनता ने अपना काम कर दिया, जनता ने क्या करा, अपने नेता को चुन लिया। अब जनता ने जब अपना नेता चुन लिया तो जनता ने अपने नेता को चुनने के बाद अपने काम को कम कर दिया, यानी कि इतने सारे लोगों का काम। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, एक एमएलए कम से कम 50 लाख लोगों के ऊपर होता है। अगर एक एमएलए 50 लाख लोगों के ऊपर होता है तो इससे क्या हुआ, इससे जो जनता है, जो सिटीजन है, उसके कामकाज, उसकी भूमिका कम हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि 50 लाख का डिसीजन सिर्फ एक एमएलए ले रहा है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ हमारे भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही हो सकती है। कारण सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। कारण बस ये है कि डेली लोग हम इकट्ठा नहीं हो सकते और किसी डिसीजन पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इससे कभी भी जिंदगी में एक मत नहीं आने वाला है ना, इसी वजह से। अब इसी वजह से इलेक्शन सिस्टम अगर इंडिया के अंदर हम देखने की कोशिश करें, बड़ा ही अचंभा सा है। व्हाट डज मीन बाय इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी, मतलब कि इलेक्शन का डेमोक्रेसी में क्या मतलब होता है। जैसे कि इन सच एन अरेंजमेंट citizens choose their representative who is termed as actively involved in governing and administrating the country. The method followed to choose the representative is referred as the election. बड़ा ही एनसीईआरटी के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो बड़ा ही कठिन भाषा के अंदर इसको बताने की कोशिश करी गई है। मैं आसान और सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ इलेक्शन क्या होते हैं। इलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता डायरेक्टली अपने नेता को चुनती है और वही नेता देश को चलाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं, और इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। द एक्टिविटी या द प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव वॉज इलेक्टेड बाय देयर पीपल इज कॉल्ड द इलेक्शन। तो बहुत ईजी है, आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ले डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट द इलेक्शन। अब यही कहा गया है कि किसी देश के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके नियम और सिद्धांत भी होने चाहिए, हवा में कोई काम नहीं होता है। तो हमारे भारत के संविधान में क्या क्या कहा गया है, हमारे भारत के संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ है कौन मत देने योग्य होगा, कौन चुनाव लड़ने के योग्य होगा, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपने प्रतिनिधित्व कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। एवरी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है हमने पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्लियर कट बताया गया है कि अगर संविधान में इलेक्शन होंगे और उसके बाद इलेक्शन के क्या नियम कायदे कानून होंगे, जैसे कि कौन मतदान देने योग्य है, 18 साल से प्लस, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा,
कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, 25 साल से बड़ा बंदा जो कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, इलेक्शन आयोग भारत के अंदर यही करता है। मतदाता अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनेंगे, वोट डाल के ही चुनेंगे। मतगणना कैसे होगी, काउंटिंग कैसे होगी, इलेक्शन कमीशन ही काउंटिंग करेगा इसकी। प्रतिनिधियों को चुनने का कैसा तरीका, चुनाव कैसा होगा, ऑफ कोर्स उनकी अच्छी छवि होनी चाहिए, इलेक्शन कैंपेन करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारे तरीके होते हैं। अब ये हर कंट्री के अंदर लिस्टेड दे रखे होंगे और हर कंट्री के अंदर हर किसी के नियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत में 18 साल की उम्र है, बट स्विट्जरलैंड के अंदर क्या कहते हैं, आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के अंदर 16 साल है। तो हर किसी जगह अलग अलग है। इन नियमों को संविधान में लिखने की ज़रूरत क्यों है, इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर भारत के अंदर देखा जाए इलेक्शन के अंदर, अगर खुद ही इलेक्शन कमीशन नहीं होगा और जो नेता इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और वही नियम तय करने लग जाए, तो ये बिल्कुल ही वैसा हो गया कि जहर बेचने वाला ही हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद एग्ज़ाम देने जा रहे हो और खुद ही अपना पेपर चेक करके खुद ही को मार्क्स दे लोगे, तो फिर आपके पेपर देने का फ़ायदा क्या हुआ? आपके पेपर देने के लिए कोई दूसरा थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो आपका पेपर चेक करेगी। दैट इज़ वाई। तो दोस्तों, भारत के अंदर डिफरेंट मैथड ऑफ मतलब अलग अलग तरीके के इलेक्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जो सबसे आगे वही जीता, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जब वीडियो का लेक्चर सीरीज आगे जाएगा तो धीरे धीरे करके आपको इन सभी के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको नए पार्ट जल्द ही मिलते रहे, आगे आप और डीपली समझते रहे। वीडियो का पहला पार्ट था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।